Hellcat. नमस्कार दोस्तों, आपका PRS टीचिंग में स्वागत है और मैं प्रतिभा शुक्ला आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को आप पढ़ते हैं और जिस समय आप संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तब आपको महसूस होता है कि अरे ये भाषा तो बड़ी कठिन है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उन बहुत ही छोटे-छोटे नियमों के विषय में जानकारी कराने जा रही हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी हैं एक विद्यार्थी के लिए और साथ ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। नंबर 1 एकवचन, नंबर 2 द्विवचन, नंबर 3 बहुवचन। एकवचन से आप समझ सकते हैं कि जब हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी होती है तब हम उसे एकवचन कहते हैं। द्विवचन जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 संख्या में होने का पता चले तब हम वह शब्द द्विवचन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बहुवचन शब्द से हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की जानकारी मिलती है। अब चाहे वो 3 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 3000, 3 लाख, कितने भी व्यक्ति या वस्तु हो सकते हैं, उन सभी के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग और नंबर 3 नपुंसकलिंग। विद्यार्थियों, आपको पुल्लिंग शब्द के संबंध में मैं जानकारी कराती हूँ। वह शब्द जिनके द्वारा हमें पुरुष जाति का पता चले वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, नगर आदि। नंबर 2 स्त्रीलिंग वे शब्द हैं जिनसे हमें किसी के स्त्री होने का ज्ञान होता है, जैसे बालिका, रमा, लक्ष्मी आदि। तीसरा प्रकार है लिंग का नपुंसक लिंग। दोस्तों, वे शब्द जो न तो पुरुष जाति का ज्ञान कराएं और न स्त्री जाति का ज्ञान कराएं, ऐसे शब्दों को नपुंसक लिंग माना जाता है, जैसे पत्ता, पुस्तक, जल आदि। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुरुष शब्द से हमें वाक्य में जो कर्ता होता है उसके विषय में जानकारी मिलती है, अर्थात कर्ता को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो 3 पुरुष हैं संस्कृत भाषा में उनके नाम हैं नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 उत्तम पुरुष। दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह को माना जाता है। प्रथम पुरुष वह, वे दोनों और वे सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों और तुम सब आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हाँ, हम दोनों और हम सब। इस प्रकार ये 3 पुरुष होते हैं जिनका हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। धातुएं
अर्थात क्रियाएं, क्रियापद। नंबर 1 परस्मैपदी, नंबर 2 आत्मनेपदी और नंबर 3 उभयपदी। परस्मैपदी विद, जैसे आप जब क्रिया रूप पढ़ते हैं पठ धातु से पठति, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार की शब्द रूप हैं परस्मैपदी। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी जैसे लभ धातु से लभते, लभेते, लभन्ते। और उभयपदी इस शब्द में परस्मैपदी धातुएं भी आती हैं और आत्मनेपदी धातुएं भी आती हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कारक के संबंध में जानकारी प्रदान करती हूँ कि संस्कृत भाषा में कितने कारकों को मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से 6 कारकों को स्वीकार किया जाता है। इन 6 कारकों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 अधिकरण कारक। और इनके अतिरिक्त तो संबंध कारक और संबोधन कारक को कुछ लोगों ने मान्यता नहीं दी है, जबकि हम इनका आम बोलचाल में और प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कारक के बाद विभक्तियों के विषय में बताती हूँ कि संस्कृत व्याकरण में कितनी विभक्तियों को स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियों को स्वीकार किया जाता है। नंबर 1 प्रथमा विभक्ति, नंबर 2 द्वितीया विभक्ति, नंबर 3 तृतीया विभक्ति, नंबर 4 चतुर्थी विभक्ति, नंबर 5 पंचमी विभक्ति, नंबर 6 षष्ठी विभक्ति और नंबर 7 सप्तमी विभक्ति। दोस्तों, संबोधन में के लिए जो हम विभक्ति के रूपों का प्रयोग करते हैं, वे उसको संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा केवल 7 विभक्तियों को ही मूल रूप से मान्यता प्रदान की गई है और जिनका प्रयोग हम अपने लेखन शैली में विचारों के आदान प्रदान में करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी कराने जा रही हूँ कि धातु में कितने लकारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्रियापद के जो रूप हैं वो कितनी लकारों में होते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में धातु के रूपों को बताने के लिए 10 लकारों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी आधार पर ये 10 लकारें बनाई गई हैं और जिनका प्रयोग वाक्यों की रचना में किया जाता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थक क्रियापदों के साथ किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भूत
को बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो अनद्यतन शब्द का अर्थ बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। अनद्यतन शब्द का अर्थ है जो आज का न हो, ताकि वह कार्य जो आज न किया गया हो वो आज से पहले का हो सकता है या आज के बाद का होगा। अगर भूतकाल में है तो निश्चित है वो आज के पहले का कार्य होगा। तो अनद्यतन भूत जो आज का कार्य नहीं है, ऐसे भूतकाल के विषय को बताने वाली क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चौथी लकार है विधिलिंग लकार। दोस्तों विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में और कभी कभी आज्ञा अर्थ में भी किया जाता है। पांचवी लकार है लृट लकार। लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल की क्रियाओं में किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग अनद्यतन परोक्ष भूत, ऐसा भूत जो परोक्ष है, दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह की क्रियाओं को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। अगली सातवीं लकार है ऋट लकार, ऋंग लकार। ऋंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य यानी जो आज का भविष्य काल का विषय नहीं है, ऐसे भविष्य के लिए ऋंग लकार, ऋट लकार का प्रयोग किया जाता है। आठवीं लकार है आशीर्लिंग लकार। आशीर्लिंग लकार का प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनसे आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। लुंग लकार, लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूत की क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है। 10वीं लकार है ऋंग लकार। दोस्तों ऋंग लकार का प्रयोग हेतु मद भूत और भविष्य, हेतु मद भविष्य की क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको संस्कृत भाषा के इन बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण नियमों के विषय में जानकारी प्रदान की। इन सभी नियमों को पढ़कर और समझकर आप संस्कृत भाषा के संबंध में जो मूलभूत जानकारियां हैं आप उन्हें प्राप्त करने में समर्थ होंगे। मेरा यह विश्वास है कि आप इस वीडियो के द्वारा इस विषय में आपके संदेह दूर होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे क्वालिटी फुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको जानकारी से परिपूर्ण करते रहें, आपको अपडेट करते रहें। तो दोस्तों आज के इसी विषय के साथ मैं अब इस वीडियो की जानकारी को यहीं समाप्त करती हूँ और अति शीघ्र आपके लिए एक नया वीडियो नए विषय के साथ लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।